आज हम लोग सीखेंगे NCERT का NCERT फिजिक्स। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बात जानिए कि NCERT फिजिक्स जो नीट के लिए मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम आपका नीट का है, आपका नीट में अच्छा सा मार्क्स आए तो NCERT को पढ़ना ज़रूरी होता है। NCERT से आपका फिजिक्स में भौतिकी में यानी फिजिक्स में आपका जो मार्क्स आएगा वो लगभग अगर हम बात करें कि अगर टोटल 45 क्वेश्चन आपका है नीट में, है ना, तो NCERT से डायरेक्ट NCERT से आपका 35 क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट एकदम इसके थ्योरी से। इसीलिए इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग आइए सीखते हैं NCERT फिजिक्स। तो अगर बात करें कि सर सिलेबस क्या है, सबसे पहले एकदम बेसिक से हम लोग चलते हैं, एकदम बेसिक। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सिलेबस को NCERT के अकॉर्डिंग 2 वॉल्यूम में बांटा गया है, एक वॉल्यूम 1 और एक दूसरा आपका है वॉल्यूम 2। अब 11th और 12th दोनों की अगर हम बात करें तो हम लोग इसके जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें सारा सिलेबस आपका आ जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू से चलते हैं फिजिक्स में, जो हम लोग पढ़ेंगे नीट और नीट से रिलेटेड जेई। अगर हम जेई का क्वेश्चन को बना लेते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को तो नीट में लगभग आ जाता है। और अगर NCERT इसके अलावे और कौन से बुक अगर फॉलो करें तो आपका जो है HC वर्मा बेसिक बुक होता है, HC वर्मा का भी आप न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। इसके अलावे जो बच्चे जिसका बेसिक यानी जिसको फार्मूला नहीं याद रहता है तो वो M करीम का बुक को आप बना सकते हैं। इसके अलावा जेई का जो बच्चा है वो अरिहंत प्रकाशन यानी DC पांडे के बुक से अगर वो बनाते हैं और 20 इयर्स पीछे वाला जो सॉल्व आया हुआ है 20 इयर्स IT JEE एडवांस और मेंस का, अगर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका चाहे वो एग्ज़ाम नीट का हो चाहे एग्ज़ाम जेई का हो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और मेरे प्यारे बच्चों आपसे अच्छा बन करके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज फिजिक्स एकदम बेसिक से। तो ये था तो सिलेबस, इसकी बात मतलब क्या आएगा, कौन सा बुक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो NCERT के अलावे HC वर्मा M करीम ये नीट वाले बच्चे इतना बना लेते हैं। उसके अलावे कोई भी टेस्ट सीरीज इतने सारे चलते हैं मार्केट में, उनका आप बना लीजिए तो आपका नीट में एग्जाम में क्वेश्चन फिजिक्स से नहीं छूटेगा। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है M फिजिक्स वाला, मनोज फिजिक्स वाला के चैनल पर। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें और बेसिक से फिजिक्स को सीखें। आइए तो हम लोग चलते हैं बेसिक फिजिक्स, ठीक है। NCERT फिजिक्स की बात करें तो शुरू से चलते हैं और शुरू से मेरे प्यारे बच्चों सभी को सीखना पड़ेगा। तो शुरू से आपको सीखना है तो सबसे पहले सीखिए व्हाट इज फिजिक्स। अगर इसकी बात करें तो सिंपल सा डिफिनीशन है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ध्यान से सीखिएगा, देखिए दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ये बहुत सिंपल है, नीट वाले बच्चों को इससे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, लेकिन 11th 12th जो बच्चे होंगे उनको इससे मतलब होता है। तो थोड़ा सा डिफिनीशन जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम फिजिक्स का डिफिनीशन जानना चाहेंगे तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। चलिए तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, यानी नेचर से जुड़ा हुआ है और नेचुरल फेनोमेना से जुड़ा हुआ है। नेचर तो ये ब्रांच किसका है, साइंस का ब्रांच है। क्या डील करता है, नेचर के बारे में। नेचर को बोलते हैं प्रकृति, यानी फिजिक्स को रटना नहीं है।
और इसको बोलते हैं प्राकृतिक घटना। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्राकृतिक घटना। तो ये डिफिनीशन होता है फिजिक्स का। इस तरह से हम लोग फिजिक्स को परिभाषित करते हैं, यानी फुल्ली हम लोग को नेचर के बारे में जानना होता है, इसलिए फिजिक्स रटने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स को समझना होता है। आइए हम लोग एकदम सीखेंगे बहुत बेसिक से। आइए, तो ये हो गया। अब है यहाँ पर प्रश्न ये है, यानी क्वेश्चन आपका ये है कि सर ब्रांच क्या है? तभी बोले थे कि जो ब्रांच होगा वही इसका सिलेबस होगा। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बात करें, देखिए ध्यान से, ब्रांच ऑफ फिजिक्स अगर बात करें तो 11th और 12th दोनों मिला करके अगर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, हम लोग कौन सा लेके चल रहे हैं? NCERT फिजिक्स। किसको लेके चल रहे हैं? NCERT। तो सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, इसको जनरल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जनरल फिजिक्स। ठीक है। सेकंड अगर बात करें, सेकंड में अगर हम लोग बात करें, अगर सेकंड की बात करें तो आप इसमें जाने साउंड। साउंड। थर्ड की बात करें तो इसमें आप लोग जानिए हिट। देखिए इतना आपका 11th है, इतना क्या है? 11th। ये नीट का भी सिलेबस है और 11th का, जो 11th का सिलेबस वही नीट का है। यहाँ से आपका नीट में और जेई में 40%, कितना परसेंट? 40% क्वेश्चन रहेंगे, ये तीनों से मिला के। और सबसे अधिक किससे रहेगा? तो इससे मैकेनिक्स से आपका 30%। ठीक है। हम लोग जब शुरू करेंगे तो एकदम शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 11th से शुरू करेंगे, जिसमें शुरू करेंगे मैकेनिक्स, और सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन को। तो आइए हम लोग इस चीज़ को डिटेल से जानें। कुछ बच्चों ने मैसेज करके ये भी बोला है कि सर 12th से ज़्यादा आता है। हाँ, तो आता है, यहाँ से 40% आता है, 12 से 60% आता है। तो हम लोग बारीकी से दोनों सीखेंगे तब 100% पूरा नीट में बन के आएगा। तो ये हो गया आपका 11th। अब बात करें अगर हम लोग 12th का, तो देख लीजिए 12th में क्या आएगा। तो 12th में देख लीजिए 12th फिजिक्स को, अगर हम लोग 12th फिजिक्स की बात करें तो 12th फिजिक्स क्या हो जाएगा? देखिए, हाँ ना, ये था 11th फिजिक्स NCERT के अकॉर्डिंग। अब NCERT 12th फिजिक्स क्या है, जो आपका नीट में भी आएगा, नीट का सिलेबस है। 12th में आपका सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। सेकंड आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ये आप लोग जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं सब। मैग्नेटिज्म, फिर भी जो बच्चे न्यू हैं एकदम, जिनको सिलेबस नहीं मालूम है वो ज़रूर जाने, है ना। उसके बाद है लाइट, और उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये सेकेंड ईयर है, जहाँ से आपका 60% एकदम बोर्ड में पूछता है। बोर्ड हो गया, बोर्ड तो 100% हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नीट में 60%, जेई में 60% यहाँ से आता है। अब इतना जब हम लोग जान गए, समझ गए, सिलेबस समझ गए नीट और जेई का, ठीक है, नीट एंड जेई, जो किसके अकॉर्डिंग है? NCERT। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एंट्री मारते हैं चैप्टर में, और चैप्टर को समझते हैं। तो इसमें अगर समझने से पहले ज़रा अगर बेसिक बात कर लें तो आप लोग ज़रा बताएंगे फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं, है ना। फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं? एक बार बच्चों ने पूछा हमसे कि सर फादर ऑफ फिजिक्स, तो हमने कहा कि देखो बाबू, अगर सिंपल फादर ऑफ फिजिक्स पूछोगे तो अकॉर्डिंग टू इंडिया के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग कहते हैं न्यूटन को। किसको कहते हैं? न्यूटन को। लेकिन 5 फिलोसफर थे, फिलोसफर, देखिए फिलोसफर, जिन्होंने बहुत सारे फिजिक्स में अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कि पूरा फिजिक्स का निर्माण हुआ। वो 5 फिलोसफर में एक न्यूटन भी थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अरिस्टोटल, ठीक है, जिसको हम लोग अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अरस्तु पढ़ते हैं, लिखाता है अरिस्टोटल। सेकेंड अगर बात करें तो न्यूटन के बाद सर आइजैक न्यूटन,
ठीक है। थर्ड अगर फिलोसफर की बात करें तो बाबू आपका केपलर जिन्होंने प्लैनेट के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया। और हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, तो उसमें केपलर के बारे में, केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में हम लोग सीखेंगे। केपलर ने 9 प्लैनेट कैसे सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में और किस एक्सिस में हम लोग जानते हैं कि किस एक्सिस में ये मूव ऑन करता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये सब केपलर के द्वारा दिया गया था। अब जब इतना सीख गए तो 4 नंबर फिलोसफर का भी नाम सुन लीजिए, जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, ठीक है, हाँ ना, आर्किमिडीज, ARCHIMEDS, आर्किमिडीज, ठीक है ना। आर्किमिडीज भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोंसी फोर्स का खोज किया। देखिए ये सब मिल करके फिजिक्स का निर्माण किए। अब 5 नंबर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अरिस्टोटल, न्यूटन, केपलर, आर्किमिडीज। और 5 नंबर आपका कौन आ सकता है, तो 5वां नंबर आपका है ना आइंस्टीन, ठीक है। किसका ले सकते हैं, गैलीलियो ले लीजिए, गैलीलियो थे, गैलीलियो ने भी बहुत बड़ा फिजिक्स में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और सबसे बड़ा चीज़ का है टेलीस्कोप, लाइट में हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो गैलीलियो, अच्छा 11th में गैलीलियो इनर्शिया के बारे में बतलाया था, तो वहाँ पर भी अपना योगदान दिया। और 12th में टेलीस्कोप के बारे में अपना योगदान दिया। तो इस तरह से मिलके ये पांचों मिल करके फिजिक्स का ये निर्माण किए, है ना। लेकिन अब कहा जाए कि फादर ऑफ फिजिक्स, तो फादर तो एक ही होता है। एक बच्चे ने पूछा सर ये पांचों फादर है, तो आप ही बताइए क्या किसी इंसान का 5 फादर हो सकता है। उसी तरह से भौतिकी के भी 5 फादर नहीं होंगे, ये फिलोसफर थे। इनमें से एक को फादर ऑफ फिजिक्स का बोला गया, वो कौन था, न्यूटन। सिंपल सा वही बात है जो हम लोग नेचुरल सीखते हैं। हाँ, हमारे चाचा, अंकल, फूफा हो सकते हैं, है ना, जो हमारे परवरिश में, हमारे चलने फिरने में, हमारे जीवन में अहम भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फादर तो एक ही होंगे। तो इस पांचों में फादर किसको माना गया, हमारे इंडियन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग न्यूटन को, ठीक है। हम लोग इंडिया में रहते हैं इसलिए इंडिया की बात करेंगे, बाकी जगहों पर बाकी लोग बाकी तरह से बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे। तो अरिस्टोटल हो गया, न्यूटन, केपलर, आर्किमिडीज और गैलीलियो, ठीक है। ये सब मिल करके ना हम लोग को फिजिक्स के बारे में बहुत सारा, है ना, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को लाइफ में दिए। आइए हम लोग जब इतना सब सीख गए तो ये सब से तो नीट से कोई मतलब है नहीं, बेसिक है एकदम, है ना, आप लोग सब जानते हैं, एकदम अच्छी बात है। अगर जानते हैं तो जानना भी चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें NCERT फिजिक्स में चैप्टर में। तो चैप्टर जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो जहाँ से बच्चों ने कुछ बोला कि सर सबसे पहला जो चैप्टर से शुरू कीजिए सर, सेकेंड ईयर से शुरू कीजिए। सेकेंड ईयर दैट मीन्स कि 12th से 60% रहता है, जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत होती है, खास करके NCERT में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम NCERT को ही इंक्लूड करते हुए, इसलिए इसका नाम NCERT फिजिक्स रखते हुए और शुरू कर रहे हैं आपका 12th, जो कि एकदम बेसिक से है। NCERT 12th फिजिक्स फॉर नीट, फिजिक्स फॉर नीट एंड JEE। तो एक बच्चा ने हमसे पूछा कि सर बताइए आप नीट JEE पढ़ाइएगा तो हम लोग 12th वाला बच्चा कहाँ जाएंगे। तो हम हंसे, बताओ बाबू नीट पढ़ा रहे हैं, JEE पढ़ा रहे हैं, तो 12th इसमें नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। अगर हम एक बात बताओ, अगर हमने 5 तल्ला का बिल्डिंग, एक बच्चा बोला सर हमको 1 कमरा हमको चाहिए, वो बोला 1 कमरा हमको चाहिए, 1 कमरा हमको चाहिए, तो हमने क्या किया 5 तल्ला का बिल्डिंग ठोक दिया। तो क्या उसमें सब कमरा नहीं आएगा, सबको कमरा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर हम खाना खाने जाते हैं, लोगों ने 500 लोगों का इन्वाइट किया है, ठीक है, तो 500 लोगों को इन्वाइट किया मतलब 500 लोगों का खाना अरेंजमेंट किया होगा।
तो उसमें फ़ोन में पूछे भैया हमारे यहाँ 5 आदमी हैं, हम 6ठा आदमी नहीं आ सकते हैं, तो आइए ना भाई 500 आदमी का अरेंजमेंट है, सब घुस जाइए। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि नीट और जेई अगर आप पढ़ रहे हैं, नीट और जेई का क्वेश्चन सॉल्व करें तो 11 12 तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। खाली आप ध्यान से देखिए, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास चलता है, ऑफलाइन मेरा क्लास में ज्वाइन कीजिए खूब अच्छे से, आप बैठ करके यहाँ पर बनाइए कैंपस में मेरा, ठीक है, जो पटेल नगर में है। चलिए ठीक है, अब विशेष हम लोग ज़्यादा प्रचार उचार से करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी पढ़ाई ही मेरी पहचान है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए। और सबसे पहले 12th फिजिक्स जो है एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। आज हम लोग इसमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे, बाकी दिन डे 1 डे 2 करके आपका सब कुछ मिलेगा, जिसमें आप लोग को सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर बात करें इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है बोलो तो, इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, एट रेस्ट, मतलब जिसका वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिस बॉडी का कोई भी बॉडी जो मोशन में था वो रुक जाना, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, यानी जिसका वेलोसिटी 0। तो यहाँ किसका वेलोसिटी 0, कोई कार तो है नहीं, कोई मोटरसाइकिल तो है नहीं, कोई साइकिल तो है नहीं, कोई आदमी घोड़ा तो है नहीं, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी दैट मीन्स कि चार्ज है, चार्ज का वेलोसिटी 0 यानी चार्ज रेस्ट में रहेगा। तो डिफिनीशन क्या हो गया, तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, देखिए लिख रहे हैं, है ना। अगर आप लोग साथ में नोट्स रखे हुए, नोट कॉपी रखे हुए हैं तो नोट करते चलिए, बहुत काम देगा। और विशेष क्या बोले कि नीट में आप जब बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं छूटेगा, अगर ये आप मेरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो आप लोग देखते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, देखिएगा ध्यान से, बेसिक एकदम आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए बता दे रहे हैं कि 12th वाले भी बच्चे इसको देखते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब समझना है यहाँ पर, कहता है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की शाखा, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश। क्या कहते हैं इसको, विद्युत आवेश। यानी विद्युत आवेश क्या हो, रेस्ट में हो। विद्युत आवेश रेस्ट का मतलब यहाँ पर होता है विरामावस्था। रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, विरामावस्था। तो रेस्ट में हो, विरामावस्था में हो के अध्ययन को, के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग कह सकते हैं भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत आवेश विरामावस्था में हो के अध्ययन को स्थिर वैद्युत, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, स्थिर वैद्युत कहते हैं। चलिए डिफिनीशन ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल है, यही समझ जाना है नीट वाले बच्चों को, जेई वाले बच्चों को। ये सब तो जेई वाले बच्चे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग आगे सीखते हैं। अब आगे क्या सीखते हैं, अच्छा बताइए, आप लोग से अगर सीधा सा कोई प्रश्न पूछे कि बताओ बाबू हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहाँ यूज होता है। डेली लाइफ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहाँ यूज करते हैं, बताइए कहाँ यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जेरोक्स मशीन में यूज करते हैं, जेरोक्स मशीन, जेरोक्स कराते हैं ना हम लोग पेपर कॉपी का, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो जेरोक्स मशीन।
पेंटिंग, पेंट जो आप मोटरसाइकिल, साइकिल, इवन घर में जो अलमीरा है जो पेंट किया हुआ है, वह स्प्रे पेंटिंग जो है, स्प्रे मशीन जो होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट लगाया जाता है। चलिए इतना बात नहीं समझ में आया सर, कुछ समझ में नहीं आया सर, कुछ नहीं समझे, कोई बात नहीं, अब समझिए, अब समझ में आएगा। कैपेसिटर तो जरूर देखे होंगे, कैपेसिटर, सर कैपेसिटर क्या है, जरा सा बिहारी भाषा में बोलिए। कंडेंसर, पंखा में लगा होता है ना कंडेंसर, कंडेंसर, मिस्त्री बोलता है भाई आपका पंखा का कंडेंसर क्या हो गया, खराब हो गया। कंडेंसर, आपके फैन का, पंखा का कंडेंसर क्या हो गया, खराब हो गया, जरा लेके आइए नया वाला। वो जो कंडेंसर आप बाज़ार में लाने गए, वो कंडेंसर किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, यानी स्थिर वैद्युत पर। अब कंडेंसर तो एकदम समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंडेंसर, ठीक है। अब कंडेंसर में चार्ज रेस्ट में रहता है, एक कैसे हो गया सर, सर चार्ज पंखा अगर रेस्ट में रहता तो पंखा कैसे चलता, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो देखिए, जब आप कंडेंसर लाने जाते हैं या पुराना कंडेंसर हो गया चेक कराने जाते हैं, तो जो आपके लाइन मिस्त्री हैं वो क्या करते हैं, उसके दोनों तार को मेन प्लग में डालते हैं, ठीक है। डालने के बाद उसको क्या करते हैं, दोनों तार को आपस में स्पार्क कराते हैं, स्पार्क इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से क्या करते हैं, स्पार्क। जैसे ही वो स्पार्क कराते हैं, अगर वो स्पार्किंग से समझ लेते हैं कि आपका ये कंडेंसर काम लायक है कि नहीं है, कम उसमें चार्ज स्पार्क किया तो पकड़ लेता है, ख़त्म हो गया, ठीक है। नया वाला को भी करके वो चेक करता है तो खूब ज़्यादा स्पार्क करता है ना। तो उस कंडेंसर को जैसे ही फैन में लगाता है, देखते हैं फैन बिना कंडेंसर का चालू करोगे तो इसे 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 घूमेगा, लेकिन जैसे उसको लगाते हो तो पहले क्या होता है, घूमता है, घूमने बाद स्पीड पकड़ता है। फिर फैन को जब बंद करते हो तो क्या होता है, घूमते 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 बंद होता है, यानी जब तक उसमें चार्ज स्टोर्ड रहता है तब तक फैन घूमते रहता है, चार्ज ख़त्म तो वो क्या हो जाता है, फैन पूरा स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। बाकी बल्ब वगैरह क्या है, एक बार बंद कर दिए, स्विच ऑफ, बंद हो गया, स्विच ऑन, जल गया। फैन में ऐसा नहीं होता, फैन चालू कीजिएगा तो पहले रोटेट करेगा तब वो पिकअप पकड़ेगा। तो ये किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पर बेस्ड है, क्योंकि ये चार्ज क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम देगा। चलिए अब हम लोग इसका एप्लीकेशन भी सीख गए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहाँ यूज करते हैं, ये भी आपका नीट में नहीं आएगा, सिर्फ समझना है कि डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं। पढ़ रहे हैं तो ये तो नॉलेज होना चाहिए ना कि कंडेंसर क्या करते हैं, डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैट कहाँ यूज करते हैं, तो इतना तो समझ में आना चाहिए। आइए अब इसके मेन चीज़ पर चलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कितने चैप्टर को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी क्या किया है कि 2 चैप्टर में बांट दिया इसको। एनसीईआरटी कितने चैप्टर में बांट दिया मेरे प्यारे बच्चों, 2 चैप्टर में बांट दिया। तो 2 चैप्टर क्या क्या उसका, तो लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड करके सारा टॉपिक को डाल दिया है, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सारा चीज़, ठीक है ना। और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, ये इस तरह से करके 2 चैप्टर में ये कंप्लीट किया है एनसीईआरटी। इसी को हम आपके मनोज सर यानी इंजीनियर मनोज सर, ठीक है, 5 टॉपिक में इसको हमने बांटा है ताकि आपको हम आराम से हर टॉपिक के बारे में बता सके, हर टॉपिक से कितना क्वेश्चन नीट में आएगा, जेईई में आएगा, वो आपको हम बता सकें, और ये जानेंगे कि कितना इससे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए 5 टॉपिक के बारे में पहले यहाँ पर नाम जान लेते हैं। तो वो टॉपिक कौन कौन है, सिलेबस कौन कौन है, चैप्टर कौन कौन है, टॉपिक बोलिए, चैप्टर बोलिए। तो टॉपिक 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, एंड कूलम्ब्स लॉ। अगर चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सारा एनसीईआरटी में है, लेकिन हमने इसको अपने सजाए हुए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चैप्टर 3 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
एंड गॉसेस लॉ, ठीक है। और चैप्टर 4 की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, आराम से आप नोट कर सकते हैं। अब 5वां है कैपेसिटर। तो सर सिलेबस जानने से क्या होगा? देखिए सिलेबस जानने से फ़ायदा ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 टॉपिक जानने से ये फायदा होगा भाई इतना से ही इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। इतना अगर आप सीख जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट से आने वाले जो नीट में या जेईई में जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, नीट में अगर 45 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से श्योर 5 क्वेश्चन आपका आएगा, एकदम 5 क्वेश्चन एकदम आपके आएंगे, जो कि 3 क्वेश्चन तो आपके फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो रहेगा थोड़ा सा घुमाया हुआ रहेगा, जिसको मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, कुछ को करंट से जोड़ देगा, कुछ को मैग्नेटिज्म से जोड़ देगा, ठीक है, बताएंगे किस टाइप से लेवल का रहेगा। तो हम लोग अगर एनसीईआरटी, एससी वर्मा और एम करीम नीट वाले के लिए सॉल्व कर ले तो काम हो जाएगा। डीसी पांडे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो जेईई वाले के लिए हो जाएगा। उसके अलावा 20 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व कर लीजिए तो नहीं छूटेगा, और एक आप जो है आराम से पकड़ सकते हैं किसी का भी प्रैक्टिस, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग आजकल टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो पकड़ सकते हैं उसको। तो देखिएगा अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आपका अच्छे से लड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, है ना। यहाँ से हम लोग शुरू से इसको जानेंगे और इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को भी सीखेंगे, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन को भी हम लोग जानेंगे कि यहाँ से एनसीईआरटी कहाँ तक बनेगा। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ 3 चैप्टर पहले सीखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक में दिया है क्वेश्चन को वो 3 चैप्टर 4 चैप्टर से का अरेंजमेंट नहीं है उसका, जहाँ से पाया उठा के वो क्वेश्चन को डाल दिया। तो थ्योरी अगर बढ़िया से और फॉर्मूला बढ़िया से तो न्यूमेरिकल्स को बढ़िया से आपका बनेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर का बात करें अगर हम लोग आज तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी बात करते हैं। आपको बढ़िया से जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप लोग क्या करें, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी मेधावी बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है और अच्छा हो जाए, नीट इनकमिंग में है और खूब अच्छा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इसमें ज़्यादा नहीं, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं, आप लोग ये जानिए कि सिंपल इसको डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। आज सिंपल देखिए डिफिनीशन बताते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी। तो सर इतना सिंपल तो आता नहीं आता। हम 3 डिफिनीशन आपको बतलाएंगे, तीनों डिफिनीशन से एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा। लेकिन पहले अगर हम सिंपल जानिए, क्यू इक्वल टू आई टी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किससे करें क्यू से, और क्यू इक्वल टू आई टी। आई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। भाई आप लोग नीट के बच्चा है ना, जेईई का बच्चा, उतना डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, समझना ज़्यादा होता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये सिंपल डिफिनीशन से इलेक्ट्रिक चार्ज को सीख गए, तो सर क्या स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू नहीं ले सकते, कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, दोनों से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से भी और कैपिटल क्यू से भी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा समझ लीजिए डिफिनीशन। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रॉपर्टी को जानेंगे और इससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्या बोर्ड में पूछेंगे और नीट में और जेईई में, उसका भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो जान लीजिए इसका डिफिनीशन, तीनों डिफिनीशन क्या है। पहला डिफिनीशन जिससे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जैसे एक ब्लाइंड क्वेश्चन है, ए कप ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक कप ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये कप ऑफ वाटर में जो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये कैसे बनेगा, देखिए समझिए। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको समझना है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का जब बात हो गया तो हमने तो सीधा सीधी लेके चल गए, एनसीईआरटी के बारे में तो बताया ही नहीं आपको, ये एनसीईआरटी में क्या लिखा है। देखिए एनसीईआरटी बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज,
ठीक है ना, जो कहाँ से ड्राइव होता है, तो एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एम्बर, जिसका सबसे पहला साइंटिस्ट था थेल्स। थेल्स, देखिए समझिएगा, थेल्स, ये सबसे पहला साइंटिस्ट थेल्स जो एम्बर नामक सब्सटेंस का खोज किया। एम्बर एक सब्सटेंस है जिसमें देखा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को, यानी चार्ज को देखा वो, और यही सबसे पहला वैज्ञानिक है जो बताया कि चार्ज होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज होता है, और इस चार्ज का नाम उन्होंने क्या रखा है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, थेल्स ने, थेल्स इतना बोल के अब कहीं खो गए होंगे, कुछ और काम में लग गए होंगे, कुछ अदर काम में लगे होंगे। साइंटिस्ट है, बहुत सारा इन लोग का एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। तब आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद आए कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जब बोल दिया कि एम्बर नामक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और ये चार्ज कैसा नेचर का होता है ये नहीं बताया, लेकिन चार्ज होता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और वहाँ से क्या निकाला कि ये चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सेकेंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। देखिए कौन बताइए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका वैल्यू भी इन्होंने बतलाया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए। कौन, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस पर वैल्यू बताए कि इस पर जो वैल्यू होता है प्लस ई और माइनस ई के फॉर्म में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये सब बातें कहाँ से आ रही है, तो एम्बर नामक सब्सटेंस से, पदार्थ से। अब ये एम्बर क्या है, एक सब्सटेंस है। देखिए, तब हमने इसको अपने शब्दों में, अपने वर्ड में इसका डिफिनीशन निकाला कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, मैटर का, मैटर से जुड़ा होता है। मैटर मीन्स पदार्थ, मैटर मीन्स पदार्थ। ठीक है, जिसमें स्पेस हो और मास हो, उससे ये जुड़ा होता है, मैटर से। और जहाँ ये चार्ज रहेगा वहाँ क्या डेवलप होगा, तो वहाँ डेवलप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सपेरिमेंट देख लीजिए इस थ्योरी का। आइए, जो फ्रैंकलिन ने किया था, आइए हम लोग एक्सपेरिमेंटली सीखते हैं। एकदम देखिएगा, समझ में आएगा, है ना। आइए सब समझिएगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझना जरूरी होता है। देखिए, न्यूमेरिकल्स यहीं से बन जाता है आपका सारा मैटर। अब इस मैटर का जब एक्सपेरिमेंट लिखे, तो मैटर किससे बना होगा, छोटे छोटे यानी स्मॉल पार्टिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम्स। एटम क्या बोलते हैं, एटम बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो मकान का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, ईटा। उसी तरह से मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम्स। छोटे छोटे एटम से मिलकर ये पूरा मैटर बना होता है। हम लोग भी इसी एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, इस एटम के अंदर रदरफोर्ड ने खोज किया एक न्यूक्लियस का। रदरफोर्ड ने क्या खोज किया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में खोजा गया चैडविक के द्वारा। ठीक है ना, तो प्रोटॉन अब बाद में न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन से मतलब हमको है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर। देखिए, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, खोज चलते रहा निरंतर, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। देखिए, खोज चलते रहा निरंतर। जे टॉमसन, गोल्डस्मिथ, चैडविक। अब ये प्रोटॉन अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसको एक्सपेरिमेंटली अच्छे से प्रूव किया था बोर साहब ने, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम लोग वहाँ भी पढ़ेंगे, पहले इसको सिर्फ जाने, वो छोड़ दीजिए वहाँ पर।
है ना। तो कहाँ से आया ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कहाँ से आया? मैटर से आया। ये पॉजिटिव नेगेटिव बतलाने वाले कौन थे? फ्रैंकलिन। इस पर जो चार्ज डेवलप होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर, ये बतलाने वाले कौन थे? फ्रैंकलिन। एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले कौन थे? मिलिकन। वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। देखिए तो आगे ना डेफिनेशन, अब यहीं से एक कप ऑफ वाटर वाला बन जाएगा, सिखाएंगे अगले वीडियो में। एक कप ऑफ वाटर। सेकंड डेफिनेशन आपके माइंड में, चलिए हमने आपको ये एक सबस्टांस दे दिया, लो बाबू बताओ इस पर कौन चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल? तो तुम कहे सर आराम से छू लेंगे, सर कोई झटका नहीं मारा, तो बोल देंगे सर झटका नहीं मारा तो न्यूट्रल हो गया, है ना। तब ठीक है, देख के बताना है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल। तो कैसे समझेंगे? समझेंगे कैसे हम लोग? ठीक है, तो छू लेंगे, छू के पता हाँ चार्ज है। तो बॉडी में पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली है, तो इसको इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कहता है डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो और इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, इससे हम लोग कंसेप्ट चार्ज के बारे में समझ जाते हैं। अगर हम तुमको बोल दें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाले, रिमूव किए, रिमूव, ठीक है, तो जैसे इससे रिमूव किए, इससे हम रिमूव किए तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बचा क्या? ये पॉजिटिवली चार्ज। हम कहीं इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ऐड मतलब डाले, तो क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन डाले तो नेगेटिवली चार्ज। अब बोले बाबू E = P, इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, तो क्या हुआ? वो जिसको बोलते हैं अनचार्ज्ड बॉडी। तो ए बॉडी, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हो गया? दो डिफिनेशन। और थर्ड तो आपके सामने शुरू में ही बता दिया कि देखो बाबू, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये तीनों डिफिनेशन से 3 टाइप्स का न्यूमेरिकल्स होता है, जो कि पहला जो बोले वो नीट बहुत अच्छे से पूछता है। एक कप ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एसी बर्मम भी है 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नीट में इस तरह का क्वेश्चंस को, इस तरह का डीप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को पूछता है। अब SI यूनिट और इसका डायमेंशन की बात करें और CGS यूनिट की बात करें, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसके यूनिट कितने होते हैं। तो यूनिट से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यूनिट के बारे में, ठीक है, यूनिट भी देख लीजिए। तो अगले बार हम लोग प्रॉपर्टीज में चलेंगे, हाँ ना। यूनिट की बात करें, अगर सिर्फ यूनिट चार्ज का यूनिट, चार्ज ऑफ यूनिट, चार्ज ऑफ यूनिट, तो सबसे पहले SI यूनिट की बात करते हैं। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। एक कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। SI यूनिट हो गया, ठीक है, कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करें CGS यूनिट की, CGS यूनिट की, तो होता है बाबू स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। और इसी को बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? ESU ऑफ चार्ज, ठीक है, ESU ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ESU ऑफ चार्ज। अब ये जो रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कैसे होता है ड्राइव कर देंगे, बता देंगे, है ना। अब बात करें हम लोग इसका लार्जेस्ट यूनिट का, तो फैराडे, ये भी प्रूफ कर देंगे। लार्जेस्ट यूनिट खाली याद रखिए, पूछता है फैराडे, फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500
500 कूलम फाराडे। और स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है इसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ठीक है। एक फ्रैंकलिन एफ आर इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट, तो प्रैक्टिकल यूनिट होता है एम्पियर इंटू आवर। देखिए सब बिहार बोर्ड में भी बहुत पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत पूछता है, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में ये सब पूछते हैं एम्पियर इंटू आवर। और 1 एम्पियर इंटू आवर जो होता है वो होता है 3600 कूलम। तो ये सब देखिए, अब इस सब का डिटेल से डिस्कस अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो एक बार बोल दीजिए मेरे तरफ से प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं आपका अपना चैनल मनोज फिजिक्स वाला।